नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी। सर, संभल की शाही जामा मस्जिद के अंदर हरिहर मंदिर है या नहीं, इसको लेकर जो 2 दिन तक सर्वे किया गया था, उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी गई है। लेकिन उस रिपोर्ट में क्या कुछ है, वो सब कुछ सामने आ गया है। बंद लिफाफे में जो रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी गई थी, वो लीक कैसे हो गई? देखिए, एक कहावत है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, या ये फिर ये कहें कि दोज हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। ये दो मैक्सिम है जो मैं कह रहा हूँ। इसका मतलब है कि अगर आप चाहते हो कि कोई चीज अच्छी हो तो पहले आपको अच्छा खुद करके दिखाना होता है। और मैं इस घटना को रिलेट करूंगा जस्टिस यादव जी के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही चल रही थी या माननीय जजों ने उन्हें बुलाया था। आपने देखा कि दो एक्सक्लूसिव चैनल्स के माध्यम से खबर लीक होकर आने लगी कि उनको झाड़ पिलाई गई, उनको डांट सुनाई गई, लेकिन ऑफिशियल चैनल से कहीं कोई बात नहीं आई। लेकिन हाँ, जो दो चैनलों ने कहा उसका कहीं से खंडन भी नहीं आया। तो अगर देश की सर्वोच्च न्यायालय के बंद दरवाजों के अंदर क्या हो रहा है, दूरदर्शन के अलावा या कहें राष्ट्रीय एजेंसीज के अलावा किसी को पता चलता है, तो निश्चित ही ये बहुत गंभीर विषय है। तो अगर संभल के सर्वे में कोई बात लोगों तक पहुंच रही है, और ये सब बातें सार्वजनिक जीवन में हैं लोगों के, जो चीज सर्वे में आया ऐसा नहीं है कि ये चीजें हैं नहीं, लोग जानते नहीं हैं। रिकॉर्ड पे पहली बार आ रहा है, और रिकॉर्ड पे पहली बार आ रहा है इसलिए हम आज आप चर्चा कर रहे हैं। कुछ नया वहां नहीं पेश हो रहा है अदालत के अंदर। हर कोई जानता था, दबाया गया था, अभी तक किसी को बोलने की हिम्मत नहीं थी। एक जगह ऐसी डिक्लेयर कर दी गई थी जिसके बारे में सनातनी भूल चुका था कि ये सनातन की जगह है। तो जब बहुत लंबा समय हो जाता है तो लोगों की जहन से वो बातें उतर जाती हैं। तो जो सर्वे में बात आ रही है, कहीं से भी ऐसी गोपनीयता का उल्लंघन नहीं हो रहा है। जो चीजें पेश हुई हैं निश्चित ही जो वहां पे विद्यमान है उसी के बारे में आई है, और अगर ऐसी आती है तो किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। जी सर, इस सर्वे में बहुत सारी बातें जो छन छन कर सामने आई हैं, उसमें ये बताया जा रहा है 4.5 घंटे की वीडियोग्राफी की गई है। 1200 से ज्यादा तस्वीरें हैं जिनमें नजर आ रहा है कि अंदर कमल के निशान हैं। 2 वट वृक्ष भी वहां पर मिले हैं, जो सबसे बड़ी निशानी है किसी भी मंदिर की। नहीं, पहली बात तो लोगों को बताना होगा कि क्या कोई मस्जिद ऐसी है चाहे भारत में या दूसरे मुल्कों में जहां पे कि मस्जिद के अंदर कुआं और बट वृक्ष ये दो चीजें पाई जाए। मैंने तो कुआं ही नहीं सुना है, तो बट वृक्ष तो दूर की बात है। तो अगर ये दो जो हमारे सनातन के सबसे पवित्र निशान है, जिनको बट वृक्ष कहा जाता है या कूप कहा जाता है, क्योंकि पूजा पद्धति में हमारे जब तक पानी की व्यवस्था नहीं होती है तब तक वह पूजा पद्धति जो है पवित्र नहीं मानी जाती है। और हम इसीलिए अपना पूजा की व्यवस्था करते हैं, वहां तो जल का संसाधन जरूर रखते हैं। तो यह सब सबूत आने के बाद तो जवाब तो देना पड़ेगा लोगों को कि जो उसको मस्जिद घोषित कर रहे हैं उस ढांचे को। मैं तो अब कहूंगा उसे ढांचा कहा जाए, उसे हमें मस्जिद कहने की बजाय एक विवादित ढांचा कहना चाहिए। और इस चीज से परहेज करना चाहिए कि जब तक कि अदालत का फैसला न आ जाए हम उसे मस्जिद या मंदिर का नाम दें। जी, पर सबसे अहम बात यह है कि जो लोग इस सच्चाई को छिपाना चाहते थे, वो लोग तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए थे। सर्वे पर रोक भी लगा दी गई थी। अब सर्वे आ भी गया है, रिपोर्ट भी लीक हो गई, तो बचा क्या सर? अब अगला कदम क्या होगा इस मामले में? देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि सर्वे पेश करने पे कोई रोक नहीं है। कुछ लोगों ने कहा था कि अब तो सर्वे बंद हो गया, अब सर्वे होगा नहीं, सर्वे की रिपोर्ट नहीं आएगी। हमने कहा था कि सर्वे की रिपोर्ट आएगी, अदालत में सबमिट होगी, लेकिन उसके कंटेंट जो है उजागर नहीं किए जाएंगे बिना हाईकोर्ट की परमिशन के या बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के। तो ऐसी स्थिति में जब रिपोर्ट आई है तो चर्चा अगर हो रही है लोगों के बीच, तो चर्चा तो होगी। आपने देखा काशी के मामले में भी भाई जो सार्वजनिक बातें थी लोगों ने कहना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं वो रिपोर्ट लीक हुई है, बल्कि जो बात कही जा रही है वो सत्य कही जा रही है। रिपोर्ट में हो सकता है उससे 2 बातें कम हो, 2 बातें ज्यादा हो, लेकिन अब वहां के स्थानीय लोग उन चीजों को प्रूफ कर रहे हैं कि हाँ ऐसा है, लोगों के बोलने की हिम्मत आ गई है। सर, पर अब तो जो बातें हमें पता चली हैं इस रिपोर्ट में है, जो वहां के लोगों को पता है, उससे तो साफ पता चल रहा है कि वहां अंदर हरिहर मंदिर ही है, और सच में वो एक विवादित ढांचा है जिसे वहां की शाही जामा मस्जिद कहा जाता है। इसीलिए सर्वे को लेकर अड़चने पैदा की गई, पथराव
किया गया सर्वे की टीम पर, और जो वहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद है उन्होंने भी बहुत सारे अड़ंगे लगाए। तो अब सबको समझ में आ जाएगा कि किस हकीकत को ये लोग छिपाने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, आप देखिए ना, काशी के मामले में जब बुजूखाना की तरफ सर्वे की टीम आगे बढ़ी, तो लोग चाहते नहीं थे कि उधर जाने पाए या उधर सर्वे होने पाए। कुछ आपके पास छुपाने को है तभी तो डर है। अगर आपका सब कुछ आपका बनाया हुआ है तो आप तो हर किसी को इनवाइट करिए वहां पे। आपके घर के अंदर कुछ भी अगर अवैध होगा तो आप अपने ड्राइंग रूम में किसी को बैठने नहीं देंगे। बिल्कुल। आप कहेंगे बिल्कुल गेट के बाहर ही चाय कॉफी पियो और बाहर निकल लो। लेकिन आप बेफिक्र होकर के ड्राइंग रूम में बैठा करके कहेंगे मैं बाहर से आपके लिए कॉफी चाय मंगवा के लेके आ रहा हूं, आप बैठिए हमारे घर के अंदर। आपको हमेशा डर रहेगा कि जिसको हमने ड्राइंग रूम में बैठाया है हो सकता है हमारे किचन के अंदर भी जाए, हमारे मंदिर के अंदर भी जाए और हमारे हर जगह पे जाए जहां हमारी चीज कोई छुपाने की रखी हुई है। तो अगर कुछ छुपाने को था नहीं तो इसका विरोध क्यों होता सर्वे का? सर्वे तो आकुलर होता है ना भाई, आंखों से देखा जाता है। आज की तारीख में वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी या फिर देख के लिखा जाएगा। तो अगर वो 100% वो ढांचा मस्जिद है तो आपका विरोध क्यों था? आपको तो सीधे कहना चाहिए आइए भाई आपका स्वागत है, बैठिए, हम लोग आराम से नमाज पढ़ेंगे, 5 वक्त की नमाज बैठ के देख के जाइए, 24 घंटे रह के जाइए हमारी मस्जिद के अंदर। लेकिन आपको तो दिक्कत थी सर्वे से। तो अगर कहीं कुछ होता नहीं है छुपाने के लिए तो विरोध नहीं होता है निश्चित ही। और इसके बाद देखिएगा अभी और रोना धोना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने अभी अगर सुना होगा कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट वाला जो मामला है वो 17 फरवरी को चला गया है। तो 17 फरवरी तक तो अभी देखिए कितने लोग परेशान होते हैं इसको लेकर के। बिल्कुल, क्योंकि इस मामले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट गए थे ये लोग, और असदुद्दीन ओवैसी ही इस मामले को लेकर अभी एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट गए हैं, डेट भी मिल गई है। वो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, वो उसको तुरंत लागू करने की मांग कर रहे हैं सर। लेकिन वो जिस तरह का कानून है उसको आप संवैधानिक नजरिए से या कानूनी नजरिए से कितना मतलब जायज मानते हैं? वो तो आधा अधूरा कानून है ना, उसको लागू करवाने के लिए उतारू है इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी, जो कि विदेश से पढ़कर आए एक बैरिस्टर भी हैं। देखिए बात ये हो गई कि लोगों को कहते हैं ना कभी कभी बैकफायर चीजें कर जाती हैं। जब दिसंबर में मामले की सुनवाई हो रही थी तो लोगों को लगा हम तो जीत गए, हमने तो 8 हफ्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलवा ली। अब बाबा जी का इधर शुरू हो गया खोदना। अब खोदना शुरू होने के बाद दिक्कत होगी, अरे अभी तो 17 तारीख बहुत दिन है, जनवरी में 30 दिन बचे हुए हैं, 17 दिन उधर बचे हुए हैं, तब तक बाबा जी पता नहीं क्या करेंगे। तो दोनों चीजों को देखना होगा कि भाई जिस चीज पे आप खुश हो रहे थे अब आपके लिए सरदर्द हो गया है। अब तो आप चाहेंगे, हमको तो लगता है कुछ लोग पहुंच जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, 17 फरवरी की तारीख भाई बहुत देर है, इसको जल्दी रोको, जल्दी कुछ करो, जनवरी में इस मैटर को लगाओ। तो बात यह है कि सत्य दबेगा नहीं। और मैं जैसा कहता हूं कि सनातन में मूर्ति जो है मूर्ति नहीं है, वो आत्मा है। उसको कुछ दिन के लिए, कुछ साल के लिए, कुछ 100 साल के लिए आप जमीन के अंदर दबा सकते हैं, लेकिन वह अपना हक खुद ही अख्तियार कर लेगी। उसको किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी की, किसी संगठन की आवश्यकता नहीं है। जब उसका समय हो जाएगा तो अपनी मांग वो खुद ही पूरी कर लेगी। और आज आप देखिए कि काशी का सत्य लोगों को पता चला, संभल का सत्य आज लोगों को पता चल रहा है। और ऐसे अभी आगे आने वाले देखिए जो 10 जो हमारे धर्मस्थलों को लेकर के लोग गए हैं कि इसमें सर्वे ना होने पाए, वो सारे ऐसे मंदिर नहीं है कि जो किसी ने 50 साल पहले या 25 साल पहले बनाया है। वो सब हमारी शक्तिपीठें हैं, हमारी आस्था के स्थल हैं। तो वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्तियां हैं, वहां पर विद्यमान हैं, और वो अपनी शक्ति से उस चीज को स्थापित करवाएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सर पर ये सर्वे तो दूसरे तबके के लिए बहुत बड़ा झटका है ना, क्योंकि वो तो यही कहते आ रहे हैं कि वहां पर उनकी शाही जामा मस्जिद है, मंदिर तो है ही नहीं। और अब अगर ये सारे सबूत इस सर्वे की शक्ल में कोर्ट में रखे जाएंगे, लिफाफा कभी ना कभी तो खुलेगा ही ना कोर्ट में, तो उसके बाद तो वो सारे के सारे और रोएंगे गाएंगे और बिलबिलाएंगे।
फिर वो ये कहेंगे कि देखिए मोहन भागवत जी ने तो कहा था कि हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं है। फिर तो ये सब रोना धोना भी शुरू होगा। और दूसरा, योगी बाबा ने इसी मस्जिद के ठीक सामने पुलिस की चौकी बनाने का काम भी शुरू करवा दिया है। अब देखिए कैसे वॉर लेवल पर वो चौकी बन रही है। पुलिस चौकी से मुझे याद आया कि आज अगर संभल में स्थिति नियंत्रण में है, या ये कहें लोगों को सरकार को ब्लेम करने की स्थिति में नहीं है, तो उसका सबसे बड़ा श्रेय उस सीनियर पुलिस ऑफिसर को जाता है, आईपीएस ऑफिसर को, जिसने वो हिम्मत दिखाई। उन्होंने न केवल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया, बल्कि जहां पे आवश्यकता थी वहां पर उसने इंतजार नहीं किया कि मुझे लेबर मंगाना है या नौकरों से काम करवाने। वो अपने खुद हाथों से लग गया कि अगर कहीं पे कुछ ऐसा है, भगवान है, तो आपने देखा होगा कि वो अपने हाथों से मूर्ति को साफ कर रहे थे। उस ऑफिसर को क्रेडिट जाता है कि जिसने अपनी बहादुरी से लोगों का विश्वास जीता है, संभल के लोगों का विश्वास जीता है। आखिर अगर संभल में शांति है तो उसके पीछे दोनों पक्ष हैं, पुलिस बल का मजबूती से वहां खड़ा होना और लोगों का, वहां के स्थानीय लोगों का उस पुलिस बल पर विश्वास होना कि हमें किसी तरह से डराया धमकाया नहीं जाएगा कठमुल्लों के द्वारा। सीधे मैं कह रहा हूं, कठमुल्लों के द्वारा या ऐसे लोगों के द्वारा जो कि समाज को पथभ्रष्ट करते हैं। नहीं तो किसी भी व्यक्ति को उस जगह पर प्रेयर करके, प्रार्थना करके खुशी नहीं होगी जो हिंदुओं की हो और जिस पर जो है जबरन किसी लुटेरे ने, आताताई ने जो है उनका धर्मस्थल बना दिया हो। कोई भी इस्लाम को मानने वाला ऐसी जगह पर पूजा करना पसंद नहीं करेगा। सर, आप वहां के संभल के जो आईपीएस अधिकारी की बात कर रहे हैं, अनुज चौधरी उनका नाम है, ये आप देखिए जरा, उनकी ये जी जी। तस्वीर भी सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही है और तमाम तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं उस जमात की तरफ से जिनको बड़ी तकलीफ है संभल का सच सामने आने से। तो इस तस्वीर से दिक्कत क्या हो सकती है उन्हें सर? क्या उनके हाथ में गुर्ज है इसलिए परेशानी हो रही है? नहीं, मुझे तो इसमें प्रधानमंत्री जी जब सिंडोल लेकर के चल रहे थे संसद के अंदर, वह स्मरण हो रहा है। और धर्म का प्रतीक उनके हाथों में है। और धर्म, कहते हैं ना, हमारे सुप्रीम कोर्ट का भी मंत्र है, धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म का मतलब वो धर्म नहीं है जिसमें पूजा पाठ तिलक ही सब कुछ है। धर्म मतलब है वह व्यक्ति जो कानून से चले, जो अपने कर्म के पथ पर चले। तो अगर सनातन इस चीज की शिक्षा दे रहा है तो सनातन के इस प्रतीक को लेके चलने में मुझे नहीं लगता है किसी को कोई दिक्कत या परेशानी होनी चाहिए। सर, और सबसे अहम बात यह है कि कर्नाटक से किष्किंधा यात्रा जो है, रथ जो है, वो संभल पहुंचा है और उसी के साथ ये सीओ साहब चल रहे थे। लेकिन जो लोग ऐतराज जता रहे हैं उनको लग रहा है कि वर्दी में जो शख्स है, कम से कम उसको उसका झुकाव किस धर्म की तरफ है ये सब नहीं दिखाना चाहिए, उसको न्यूट्रल रहना चाहिए। नहीं तो क्या वर्दी में किसी नेता के घुटनों के पास बैठ करके हीरो हीरोइन का डांस देखना जो है वह कानून सम्मत होता है? संभल में क्या होता था? अरे सैफई महोत्सव में हमारे नेताजी के घुटनों के पास आईएएस पीसीएस बैठते थे, झुक के ऐसे घुटनों के बल। और क्या चलता था स्टेज पे? बॉलीवुड के कलाकारों का डांस। तब वह धर्म सम्मत था, तब वह कानून सम्मत था। और आज जब एक पुलिस अधिकारी लोगों के पूज्य, लोगों की आस्था के प्रतीक हनुमान जी की गदा हाथ में लेकर के चल रहा है, तो यह सांप्रदायिक हो गया? यह सवाल पूछा जाएगा। जब कभी आप इस तरह से तर्क कुतर्क करेंगे तो ये सवाल उठेंगे और इसका जवाब लोगों को देना पड़ेगा। तो अगर ऐसी स्थिति में विरोध हो रहा है तो उसके पीछे भी कारण है। आप जान रही हैं कि जमीन तो खिसक रही है नीचे से, और जिसके आधार पर लोगों की राजनीति स्थापित है उन लोगों के लिए लोग कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। आप देखिए ना कि जैसे इनका सांसद जी का बिजली की लाइन कट गई, सब कुछ हो गया, उधर कितने लोगों को बिजली चोरी के नोटिस पहुंच गए, रिकवरी भी शुरू होगी ही। लेकिन उनके जो शागिर्द थे या उनको जो मानने वाले थे या जिनके लिए, जो उनके लिए कस्में खाते थे, हम आपके लिए रात दिन खड़े रहेंगे, सब लोग गायब हैं, हवा हवाई हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जब आप गलत होंगे और कानून सम्मत नहीं होंगे तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अदालत में नियम और कानून से चलता है, जबानी खर्च से नहीं।
पॉलिटिकल रैलियों में आप कह दीजिए हम आपके लिए जान दे देंगे, हम आपके लिए ईंट से ईंट बजा देंगे। ईंट से ईंट बजाने में क्या होता है कि जितने देर कैमरा रहता है उतने तो देर आप ईंट से ईंट बजाते हैं, और जैसे ही कैमरा हटता है आपको कोर्ट कचहरी में जूते घिसने पड़ जाते हैं और 5-5 साल 10-10 साल तक मुकदमे लड़ने पड़ जाते हैं। तो जनता इन सब चीजों को समझेगी। और फिर संदीप जी, ऐसी तस्वीरें भी तो सामने आती हैं जहां पर पुलिसकर्मी सड़क पर टोपी पहनकर अपनी वर्दी में ही नमाज भी तो पढ़ते हैं, तो उस पर तो कोई एतराज नहीं जताता। ड्यूटी के दौरान वो अपने धर्म का पालन भी करते हैं, और अगर यही सीओ अनुज चौधरी कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत किस बात की। लेकिन एक चीज ये समझाइए कि अब ये भी सवाल उठने लग गए हैं कि जो पुलिस चौकी वहां पर बन रही है उसको लेकर, और सद्दुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि ये तो वक्फ की जमीन है, हालांकि उनको मुंह की खानी पड़ी है। तो वक्फ की जमीन का ऐलान वो ऐसे ही सोते सोते कर देते हैं, कहीं ख्वाब आता है उनको कि ये वक्फ की जमीन है, और फिर ऐलान कर देते हैं और फिर वहां पे कब्जा करने की सोचने लगते हैं। देखिए, एक बात मुझे समझ में नहीं आती है कि हैदराबाद में बैठे बैठे माननीय सांसद जी को कहां से यह सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अभी तक कहां सोए थे। आज संभल का मामला चलते हुए नवंबर का मामला है, आज हम जनवरी में आ गए हैं। आज इनको पता चला है वक्फ बोर्ड की जमीन है वहां पर, और खुदाई तो मुझे लग रहा है कि 2 हफ्ते से चल रही है वहां पे। 2 हफ्ते में उन्हें वक्फ नहीं याद आया, तो उनको पता है कि वक्फ बोर्ड पे खेल जाओ तो एक तरह से प्रोटेक्शन मिल जाएगा, और हो सकता है कि लोगों को हम गुमराह भी कर लें। तो ऐसी साहब को भी थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। पढ़े लिखे आदमी हैं, वकील हैं, कानून के जानकार हैं, और मेरे सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, तो थोड़ा तो कानून मैं भी जानता हूं, तो इसलिए बोल रहा हूं। इसका ध्यान रखना चाहिए उन्हें। भविष्य में सांसद भी हैं, कानून बनाने वाले भी हैं, कानून को इम्प्लीमेंट करना ही नहीं, कानून बनाने वालों में से भी हैं। तो लोगों को गुमराह इस तरह से नहीं करना चाहिए। लॉ की भाषा में इसको आफ्टर थॉट कहते हैं, कि मतलब जब आपको लगने लगता है कि आप अपना केस हारने लगते हैं, अपना केस छूटने लगता है, मेरिट पे गिरने लगता है, तब आप सोच समझ करके ऐसी उठपटांग बातें करते हैं। पर सर, यहाँ पर भी तो आबेल मुझे मार कर लिया ना उन्होंने। जैसे उन्होंने ये कहा कि ये जो जमीन जहां पर पुलिस चौकी बन रही है ये वक्फ की है, वैसे ही वहां के अधिकारियों को ख्याल आ गया कि यहाँ पर तो हो सकता है कि और भी जमीनों पर वक्फ की जमीन बोलकर कब्जा किया गया होगा। अब तो ये कहा जा रहा है योगी सरकार के अधिकारियों की तरफ से कि सारे लोगों के कागजात देखे जाएंगे, कहीं जबरन किसी की जमीन पर इन्होंने कब्जा तो नहीं किया है। तो अब तो ऐसा लग रहा है कि जो समाजवादी पार्टी के सांसद है जियाउर रहमान पर, उनकी दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं। नहीं, कह तो रहा हूं, ये लोग दुश्मनी निकाल रहे हैं संभल के लोगों से। एक सर्वे अगर शांति से होने दिया होता ना, कुछ नहीं होता। आज लोगों के घर की नींव जो खुद रही है संभल में, उसके लिए कारण सिर्फ वही है जिन्होंने पत्थरबाजी के लिए उकसाया। आपको क्या लगता है योगी जी शांति से बैठे होंगे? रेवेन्यू के अधिकारियों को आदेश नहीं हुआ होगा कि जाओ देखो 78 के पहले की खतौनी और लैंड रिकॉर्ड में क्या है, प्रॉपर्टी कैसे चेन में ट्रांसफर हुई है। प्रॉपर्टी चेन तो देखी जाएगी ना, कि सेल डीड हुई है, गिफ्ट की गई है, वक्फ की गई है, क्या है। आपको क्या लगता है कि सरकार शांत बैठी होगी? नहीं शांत बैठी होगी। रेवेन्यू के लोगों से सारे रिकॉर्ड मंगवाए जा रहे होंगे। और मैं बता दूं, आज की सरकार का और बाकी से यही अंतर है। आप अगर जानेंगे कि क्रिमिनल जस्टिस जो यूएस का है, उसमें पहले एविडेंस कलेक्ट किया जाता है, फिर अरेस्ट किया जाता है। और एविडेंस कलेक्ट करते वक्त एक्यूज को पता भी नहीं चलने दिया जाता है कि हम तुम्हारे खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। और यही काम करने का तरीका शायद योगी जी का भी है, कि पहले इतने एविडेंस कलेक्ट कर लो कि अगले के पास संभलने का मौका ही ना हो फिर। क्योंकि जैसे ही आपको पता चलता है, फिर तो आप अपने लॉयर से, अपने सीए से, बाकी लोगों से समझने लगते हो चीजों को, या अधिकारियों से मिलकर के कागज की हेराफेरी करवाते हो। लेकिन मुझे लगता है कि सारा होमवर्क योगी सरकार ने किया होगा, और आने वाले समय पे इस पे भी लोगों को देना पड़ेगा कि हमारी प्रॉपर्टी का चेन क्या है, हमारे पास प्रॉपर्टी इनहेरिट करके कैसे आई हुई है, क्या हमने परचेज की हुई है, या हमारे बाप दादे से सक्सेशन में मुझे मिली हुई है, उत्तराधिकार में मिली हुई है। और ये पूरे एरिया में होनी है, क्योंकि आप देखिए जब संभल में खुदाई चल रही है, एक बहुत बड़ा एरिया ऐसा आ रहा है जो प्रभावित हो रहा है उससे। तो उन रकबों को, उन एरियो को जो है कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा कि लैंड रिकॉर्ड में कहाँ क्या दर्ज है और क्या आज की तारीख में है। और अगर रिकॉर्ड्स में किसी तरह से हेराफेरी हुई है या रिकॉर्ड मिसिंग है, देखिए मैं इस बात से
मतलब मुझे मेरा शक हो सकता है कि किसी तरह से मिलीभगत से रेवेन्यू के ऑफिसर्स से वो रिकॉर्ड गायब भी कराए गए हों, और आज की तारीख में वो अधिकारी मिले भी ना, क्योंकि बात 40 साल 50 साल पुरानी है। तो जिन्होंने 3-5 किया हो, रिकॉर्ड में हेर बदल किया हो, उनको आज मिलना भी मुश्किल हो, क्योंकि गुजर गए हों, मर गए हों, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत सारी गहराई तक जांच होगी और कागज तो दिखाने पड़ेंगे। बिल्कुल, और योगी तो पुराने भी बहुत सारे मामले खोद कर ले ही आएंगे। तो ये जो लोग आज तक कहते आए कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, उनको कम से कम संभल में तो अपनी प्रॉपर्टी के कागज दिखाने पड़ेंगे। पर सर, जो 17 फरवरी को वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा, उसमें आपको क्या लगता है, क्या सच में उस एक्ट को लागू करने का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया जा सकता है, या उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं जिसके चलते वो मामला लटका ही रह जाएगा? वो मामला भी और लटकेगा, जो मेरा अनुभव कहता है, क्योंकि वो मैटर पहुंचेगा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने। मेरा जो मानना है, मतलब मैं अपने अनुभव से कुछ कह रहा हूं, क्योंकि हमारा एक फंडामेंटल राइट है किसी भी स्थिति में जब कानून का उल्लंघन हो तो हम अदालतों के पास जा सके। यह कानून हमारा वो मौलिक अधिकार ही छीन लेता है। तो अगर ऐसी बात उठ रही है तो 3 जजों की बेंच शायद इस पे डिसाइड नहीं कर पाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता पड़ेगी, और जहां संविधान की इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता पड़ेगी वहां पर संवैधानिक बेंच का गठन करना ही पड़ेगा। अब या तो 5 जजों की बेंच स्वयं माननीय खन्ना जी खुद गठित करें और मामले को डिसाइड करें, या इस तरह से रिफर कर दें कि 5 जजों की बेंच के सामने रिफर किया जाएगा इस मैटर को, और फिर उसमें डेट लगा दें और टाइम उसमें एक तरह से कहें कि टाइम बाइंग प्रैक्टिस हो। तो चलिए अब देखते हैं कि 17 फरवरी को इस मामले में क्या होता है। लेकिन उससे पहले ये जो सबूत सामने आ रहे हैं हरिहर मंदिर के, उसको लेकर तो बवाल मचा ही हुआ है, और वो सब लोग भी हो सकता है कि फिर से कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि उन्हें तो कोर्ट जाने का अधिकार है, लेकिन हिंदुओं को ही कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है। सवाल तो ये है। और बात करते हैं संविधान की सर। बिल्कुल, और देखिए इसके साथ साथ कई भी सवाल उठेंगे। वक्फ कानून भी उसी तरह का कानून है, जैसे मैंने कहा कि कोर्ट में जाने का अधिकार छीन लेता है। तो इन सभी कानूनों की एक साथ सुनवाई अगर सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने होती है तो निश्चित ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और जो विवाद अदालतों में आ रहे हैं उनको एक सही दिशा मिलेगी इस पर कोई फैसला आ जाने के बाद। हालांकि देखिए मामला काफी लंबे समय से पेंडिंग है, तो केंद्र सरकार की भी अब फजीहत होगी अगर इस मामले को किसी तरह से मान लीजिए जवाब देने में या हिला हवाली करते हैं, लेट लतीफी करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि केंद्र सरकार अब इसको ज्यादा टालेगी, और फैसला आना है, जल्दी आएगा इस पे। जी बिल्कुल, क्योंकि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर इस मामले में जवाब देने के लिए कहा तो था। अब देखते हैं कि कोर्ट में केंद्र सरकार क्या जवाब दाखिल करती है, और 17 फरवरी को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। लेकिन फिलहाल अगर हम संभल की बात करें तो वहां पर हालात जो हैं वो एक पर्टिकुलर जमात के लिए तो काबू से बाहर होते जा रहे हैं, लेकिन हिंदू समुदाय के लिए राहत की बात यह है कि जो सर्वे वहां पर किया गया था उसमें साफ साफ सबूत मिल रहे हैं कि वहां पर हरिहर मंदिर ही था। सर, आपने समय निकाला इस महत्वपूर्ण विषय पर तमाम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।